एक छोटी लड़की ब्लैक अपने पिता संग है। वह माचिस जलाते हैं और उसे डरने से रोकते हैं। कुछ समय बाद अब एक युवा महिला के रूप में वह टकर और होल्डन के साथ केपलर 209 छोड़ गई, जो जलवायु परिवर्तन, महामारी और युद्ध से तबाह हो चुका था। अभिजात वर्ग केपलर 209 भाग गए थे। 2 पीढ़ियों बाद यूलिसिस परियोजना यह निर्धारित करने के लिए शुरू हुई कि क्या पृथ्वी फिर से रहने योग्य है। पहला मिशन विफल हुआ और यह यूलिसिस 2 है। उनका यान पानी भरे क्षेत्र में गिरता है, आग लगती है और पोत में पानी भरने लगता है। ब्लैक टकर की ऑक्सीजन मास्क से मदद करती है और वहां से निकलती है। वे एक खाली जगह पर पहुंचते हैं, हवा के लिए हाँफते हुए। जब ब्लैक होल्डन के पास जाती है और उसे पलटती है तो देखकर चौंक जाती है कि वह मर चुका है। तुरंत वह खुद को दवा का इंजेक्शन लगाती है। डर के मारे ब्लैक उठती है और दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान की ओर चलती रहती है। अंदर उसे टकर बेहोश लेकिन जीवित मिलता है। वह उसे जगाती है, उसे बताती है कि हवा साफ है और पुष्टि करती है कि कोई विकिरण नहीं है। बायोमीटर से उसकी आंख की जांच कर वह पुष्टि करती है कि मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं है। वह होल्डन के बारे में पूछता है। वह बताती है कि होल्डन अब नहीं है और अब वह कमान में है। यह सुनकर टकर खुद को दवा का इंजेक्शन लगाता है। वे ज्वार के 6 घंटे 45 मिनट में लौटने से पहले डेटा इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। टकर उठने की कोशिश करता है लेकिन घायल होने के कारण पीछे रह जाता है। जब ब्लैक अकेले बाहर जाती है तो वह उसे सिस्टम से ट्रैक करता है। जैसे ही वह चलती है, ब्लैक को पानी में झाग दिखता है जो उबलता लगता है और वह इसका विश्लेषण करती है। यह जैव भू रासायनिक पुनर्चक्रण के संकेत देता है। ब्लैक एक जीवित कीट खोजती है जिसे टकर चेलिसरेट के रूप में पहचानता है। वह मानती है कि यह आंतरिक निषेचन का उपयोग करता है। टकर परीक्षण करने का आग्रह करता है, उसे याद दिलाते हुए कि वे 563 दिनों से केपलर के विकिरण से मुक्त हैं। हम 563 दिनों से केपलर के विकिरण से दूर हैं। यह प्रयास सही है। ब्लैक उंगली छुपाकर परीक्षण करती है। बायोमीटर सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन दिखाता है लेकिन सफेद रक्त कोशिकाएं कम हैं। परिणाम नकारात्मक है। वह उपकरण छोड़कर आगे बढ़ती है। टकर मौसम में बदलाव ट्रैक कर रहा है, बढ़ती नमी और तेज बदलाव की रिपोर्ट देता है। मैं कुछ मौसम ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे उच्च नमी की रीडिंग मिल रही है। ब्लैक ऑनरेलिया ओरिटा को देखती है और उनके बारे में पूछती है। टकर उन्हें उनके प्रजनन के बारे में आवश्यक जानकारी देता है। ऑनरेलिया ओरिटा वे यौन और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन करते हैं। ब्लैक उसके पास बैठकर नमूना लेने की कोशिश करती है। अचानक वह उसे डंक मार देती है और वह टकर को बताती है। वह उसे फौरन शांत करता है। उसने घाव पर थूक दिया ताकि नुकसान देख सके और टकर ने कहा कि उसे तंबूकों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी। मौसम खराब होते ही ब्लैक की दृश्यता कम हो गई। टकर ने उसे लौटने को कहा और एक फ्लेयर फायर किया। उसने पुष्टि की कि वह आ रही है। वह दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आई। फिर उसने बेस का दरवाजा बंद किया और उसकी गति पर हंसी की। ये तो जल्दी था। अचानक तुम क्या थे? टकर को लगता है कि कुछ बेस की ओर बढ़ रहा है और बेस हिल रहा है। वह जवाब नहीं देता। जब ब्लैक कॉल करती है वह बेस की ओर भागती है। जब वह अंततः जवाब देता है तो कुछ उस पर हमला कर देता है। ब्लैक पहुंचती है लेकिन बेस नहीं है। वह मदद की आवाज सुनती है, अपने हथियार के साथ लेट जाती है और लेंस से बचे लोगों को देखती है। अचानक कोई पीछे से आया और हमला कर दिया। ब्लैक और टक्कर पानी के गड्ढे में फंसे हैं। वह पूछती है, क्या बचे लोग सुरक्षित हैं? टक्कर खून बहा रहा है। वह दवा लाने का वादा करती है, ऊपर चढ़कर मदद मांगती है लेकिन एक जीवित व्यक्ति उसे धक्का दे देता है। उपाय न देखकर वह अपनी शर्ट से टक्कर का घाव ढक देती है। जैसे ही वह करती है, किसी ने रस्सी फेंकी। ऊपर जाते ही सब उसे अलग समझकर बुरा बर्ताव करते हैं। फिर वे उसे घायल ओक क्लैप के पास ले जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए कहते हैं। एक महिला नार्विक अंग्रेजी बोलती है और उसके उपकरण लेने के लिए ले जाती है। ब्लैक डेटा भेजने की कोशिश करती है लेकिन ओक क्लैप के साथ पकड़ी जाती है। वह इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। नार्विक उसे सावधानी से काम करने को कहती है। ब्लैक दूसरों से उसे पकड़ने को कहती है। वह उसका इलाज करती है और कुछ उपकरण छुपा देती है, जबकि बच्चा मेला चुपचाप देखता है। ब्लैक टक्कर के पास लौटकर बताती है कि बचे लोगों में बच्चे भी हैं। वह कहती है कि उन्हें केपलर से संपर्क करना होगा लेकिन उनका पॉड नष्ट हो गया है। उसने बायोमीटर देखा और उम्मीद की कि विश्वास से यूलिसिस 1 तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टक्कर कहता है कि उसने बहुत खून खो दिया है और उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब वह बताती है कि उनकी उर्वरता 87% मेल खाती है, वह कहता है कि डेटा भेजे बिना इसका कोई मतलब नहीं है। वह उसे यूलिसिस 1 खोजने को कहता है और नारा कहते हुए मर जाता है।
फ्लैशबैक में ब्लैक के पिता उसे माचिस होल्डर देते हैं जिसमें परिवार की फोटो है। वह कहते हैं जब दूसरा चंद्रमा सिग्नस को पार करे माचिस जलाना, वह भी ऐसा करेंगे। वह याद दिलाते हैं कि निस्वार्थ होकर कार्य करना चाहिए। वह नारे को दोहराते हुए बहुतों के लिए रोती है, फिर से बहुतों के लिए। हम ये क्यों करते हैं? बहुतों के लिए। छेद में ब्लैक बार बार बहुतों के लिए फुसफुसाती है और माचिस होल्डर खोजती है। जैसे ही पानी भरता है वह बाहर निकलती है और मदद के लिए पुकारती है, जबकि बाकी भाग जाते हैं। ऊक क्लैप उसकी मदद करता है और अपने आश्रय में ले जाता है। उस रात वह आग के पास बचे लोगों को देखती है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक और फ्लैशबैक में उसके पिता उसे ग्लोब दिखाते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी पर कभी पानी, हवा और जंगल थे। वहां रहना कठिन हो गया क्योंकि मानवता ने उसका शोषण किया। वह उसे एक पौधा दिखाते हैं और उन मौसम स्टेशनों का जिक्र करते हैं जो पीछे छोड़ दिए गए थे। एक स्टेशन ने डेटा भेजा। अगर पृथ्वी वाकई सुरक्षित है तो वह उसे बुलाएगा। अगर जो हम पाते हैं वह सच और सुरक्षित है। जैसे ही अंतरिक्ष यान लॉन्च के लिए तैयार होता है, छोटी ब्लैक खिड़की से देखती है, फिर वह मिशन में शामिल होती है। बचे लोगों ने ब्लैक को फिर से गड्ढे में फेंक दिया जबकि उसने पानी मांगा था। बच्चे उसकी लाल पेटी पकड़े हंस रहे थे। उसने पेटी मांगी लेकिन वे हंसते रहे और उसे उल्टा देखते रहे। सिर्फ मेला देखती रही। मेला ने ब्लैक की ओर केस फेंका पर ब्लैक ने कहा कि वह उसका नहीं। मेला ने पूछा, तुम कहां से आई हो? ब्लैक ने केस से दीवार पर चित्र बनाते हुए बताया कि वह केपलर 209 ग्रह से आई है जो पृथ्वी से बहुत दूर है। मेला ने पूछा, वे पृथ्वी पर क्यों आए थे? ब्लैक ने कहा, अब बच्चे नहीं थे। मीला ने अपना परिचय दिया, ब्लैक ने भी। फिर ब्लैक ने उससे कहा कि वह चित्र वाला केस लाए। मीला ने हाँ कहा और चली गई। ब्लैक ने गड्ढे में देखा कि एक आईएनएस कांच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर से आवाज आई और गड्ढा खुल गया। एक आदमी ने रस्सी से गड्ढे में बच्चों को डाला। वे रोने चिल्लाने लगे। उसने 3 लड़कियों और एक बच्चे को भेजा। बच्चे को फेंका और ब्लैक ने पकड़ लिया। उसने छेद बंद किया और चला गया। फिर उन्होंने गोली की आवाज सुनी। ब्लैक ने देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि कुछ लोग सैनिकों के कपड़े में परिवारों पर चिल्ला रहे थे और उनके बच्चों को ले जा रहे थे। उसने देखा कि एक बच्चा जो उसका केस पकड़े था उसे भी केस के साथ ले जाया गया और कई माता पिता मारे गए। कोई छेद के पास आया। उसने झांकने की कोशिश की तो डर गई। उसने खुद और बच्चों को पानी में छुपा लिया। जब वह चला गया तब वे बाहर आए। बच्चा रोने लगा और ब्लैक अंदर चली गई। उन्होंने उसे बच्चे को पकड़ने और गले लगाने के लिए कहा ताकि वह न रोए। उसके बाद नार्विक, जो अभी भी जीवित थी, ने छेद खोला और उन्हें एक रस्सी भेजी और मायला को ढूंढने लगी। वह उसे नहीं ढूंढ पाई लेकिन उसकी गुड़िया मिली और उसे उठा लिया। ब्लैक ने उसका पीछा किया जानकारी पाने की कोशिश में। नार्विक एक जगह रुकी और बड़े पेड़ से खाना काटने लगी। ब्लैक भी उसके पीछे गई कुछ पीने की तलाश में। उसने पूछा, क्या मेला उसकी बहन है? नार्विक बोली, वह मेरी बेटी है। ब्लैक ने मेला के पिता के बारे में पूछा। नार्विक ने कहा, बाढ़ ले गई। ब्लैक ने पानी शुद्ध कर पीना शुरू किया। नार्विक ने जो मिला खाया और ब्लैक को भी दिया। उसने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ब्लैक ने कहा, मैं मदद करना चाहती थी। इस बीच मेला की गुड़िया जिसे नार्विक ने पकड़ा हुआ था गिर गई और ब्लैक ने उसे उठा लिया। बात करते हुए उन्होंने मेला की आवाज सुनी और वे उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके क्षेत्र में आए थे और कुछ लोग नाव के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। मेला को देखकर नार्विक भावुक हो गई और फ्लेयर चलाने की कोशिश की। ब्लैक ने कहा कि यह सिर्फ एक फ्लेयर है और इसे चलाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे हवा में चलाने के लिए कहा। लेकिन नार्विक ने ऐसा न करने पर जोर दिया। ब्लैक ने उसे मारा और फ्लेयर ले लिया और उसे हवा में चला दिया। ब्लैक नाव की तरफ बढ़ी और केस खोजने लगी। जैसे ही मिला कुछ आदमी आ गए। उसने जल्दी छुपकर खुद को उनकी नजरों से बचा लिया। जैसे जैसे आवाजें बढ़ी उसने महसूस किया कि और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। संदेह से बचने के लिए वह चुपचाप समूह में शामिल हुई जिसे ले जाया गया और कमरे में रखा गया। ब्लैक पानी में थी और वह बहुत ठंडा था। ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। कमरे में मेला और ऊक क्लैप थे। ब्लैक को कांपते देख ऊक क्लैप ने उसे कपड़ा दिया। उसने उसे लपेट लिया। जैसे ही नाव चली कुछ ही देर में यह रुक गई। ब्लैक ने देखा कि पास में एक और नाव आ गई। दरवाजा खुला और उन्हें बाहर जाने को कहा गया। उन्हें एक बड़े घर में ले जाया गया जो लोगों से भरा था, जहां खड़े रहने को कहा। पेलिंग, जो कार्य सौंपने के लिए जाना जाता था, आया और उनका निरीक्षण किया। उसने कुछ लोगों की ओर इशारा किया और ले जाने को कहा। घर के काम करने वालों ने आज्ञा मानी और उन्हें ले गए। मेला को एक लड़की को सौंपा गया जिसने उसे ले गई। चलते समय मेला ने ब्लैक को पुकारा। फिर पेलिंग ब्लैक के पास हथियार लिए आया। उसकी नजर ब्लैक की गर्दन में उसके पिता के दिए हार पर पड़ी। कुछ कहे बिना वह उसे ऊपर ले गया। उसने केप उतारने को कहा जिसे उसने फर्श पर फेंक दिया।
उसने उसकी जेबें देखी और उसे एक छोटे कमरे में ले जाकर इंतजार करने को कहा। अंदर ब्लैक की मुलाकात छोटे नील से हुई। उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने पूछा, क्या आप अंतरिक्ष यात्री हैं? गिब्सन नामक व्यक्ति जिज्ञासा से उसके पास आया और कहा कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसने अपना नाम बताया और उसने खुद को लुइस ब्लैक कहा। उसने नाम दोहराया और कहा कि उसे याद है जब वह छोटा था तब उसे नील के रूप में जानता था। उसने माफी मांगी कि स्वागत गर्मजोशी से नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि वे पार कर चुके थे और खराबी आई। स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश के बाद गिब्सन ने पूछा कि क्या केपलर से संपर्क किया था? उसने कहा नहीं, क्योंकि मिले लोगों ने पोर्ट को नुकसान पहुंचाया था। उसने सहमति जताई कि वहां के लोग गर्म मिजाज के थे। उसने बताया कि उनके पास अब भी वह बायोमीटर था जो केपलर पर जैव रासायनिक परिवर्तनों को मापने के लिए बना था। यह प्रजनन विशेषज्ञ था। उसने बताया कि उसके आदमियों ने इसे ले लिया और यह कहीं होना चाहिए। उसने पूछा कि क्या यह प्रसारित कर सकता है? ब्लैक ने कहा कि यह खुद नहीं कर सकता, लेकिन यूलिसिस 1 के ट्रांसमीटरों से जुड़ सकता है। गिब्सन ने बताया कि यूलिसिस 1 पूरी तरह नष्ट हो गया था। उसने अपने पिता के बारे में पूछा। उसने बताया कि केपलर के लोग उसके पिता के बहुत आनी हैं। तस्वीर दिखाते हुए गिब्सन ने बताया कि आखिरी स्थिति रिपोर्ट भेजने के तुरंत बाद वे मड कहे जाने वाले बचे लोगों से मिले। वे हैरान थे कि ये लोग जीवित थे और खासकर उसके पिता उनके साथ बहुत अच्छे थे। वे रिपोर्ट भेजने के लिए अगली संचार खिड़की का इंतजार कर रहे थे ताकि केपलर की घर वापसी शुरू हो सके। फिर मिट्टी ने विद्रोह किया, हिंसा में भड़क उठी और सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसमें यूलिसिस 1 भी शामिल था। गिब्सन ने समझाना जारी रखा। नील ने गिब्सन को डैडी कहा और ब्लैक को उपहार देने को कहा। गिब्सन ने बुलाया। नील ने कागज से बनी स्पेस जैसी चीज दी। कहा, ये स्पेस शटल है। नोज कोन में थोड़ी दिक्कत हुई। गिब्सन ने स्वीकारा और नील से कहा, माँ मुनाई के पास जाओ। फिर मुनाई आई और नील को ले गई। उनके जाने के बाद मुनाई ने ब्लैक को अजीब नजर से देखा। गिब्सन ने कहा, नील आपसे मिलने को उत्सुक था। उसने पूछा, क्या वह आपका बेटा है? लेकिन वह आपका बेटा नहीं है, मैंने उसे गोद लिया है। गिब्सन को उसकी केपलर पृष्ठभूमि में दिलचस्पी थी और उन्होंने फिर से उसी विषय पर बात शुरू की। उन्होंने स्थिति के बारे में पूछा। ब्लैक ने बताया कि स्थिति बहुत खराब थी और सभी प्रजनन तकनीकी प्रयास पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विफल रहे थे। गिब्सन उदास थे और बोले कि उनके लोगों को लाना और उसके पिता की दृष्टि को साकार करना जरूरी है। उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी। जब वे चल रहे थे, वे केपलर के आगमन को कैसे संभालेंगे इस पर चर्चा करते रहे। ज्वार के पानी और कीचड़ के मैदानों में अस्थिर अवसाद होते हैं, जिससे यह जटिल हो जाता है। मुहाने के पार एक बांध बनाया गया था। गिब्सन ने उसे बताया कि विद्रोह ने उनकी प्रगति को पीछे धकेल दिया और लगभग सारा काम रुक गया। वे ऊपर खड़े थे और नीचे टरबाइन को देखा। उसे पता था कि पानी का लगातार आना जाना पूरे समुदाय को बिजली दे सकता है। ब्लैक ने टरबाइन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उसके पिता ने सोचा था कि ज्वार भाटा जल विद्युत का स्रोत हो सकता है। उसके पिता जानते थे कि पानी का उतार चढ़ाव पूरे समुदाय को ऊर्जा दे सकता है। यह सिर्फ उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखना होगा और उन्हें सभ्यता का मौका देना होगा। फिर उन्हें बुलाना। सर, केबिन तैयार है। वे उसे केबिन में ले गए और गिब्सन ने उसे बताया कि शॉवर काम कर रहा है, लेकिन पानी थोड़ा गंदला है। उसने अलविदा कहते हुए उसे बताया कि वह रात के लिए उसे छोड़कर जा रहा है। ब्लैक अपने कमरे में बैठी हुई थी और अब वह फ्लैशबैक में अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रही थी। ब्लैक एक जलती हुई माचिस पकड़े हुए थी और अपने पिता को एलिमेंट के नाम पर विस्तार से समझा रही थी। उसने उसे पहली बार आग की खोज के बारे में बताया और यह कैसा अनुभव हो सकता होगा। फिर माचिस उसके हाथ से फिसल गई और वर्तमान में नीचे कागज जलने लगे। ब्लैक ने शावर लिया और बाल तौलिए से सुखाए। उसने पैरों के बीच खून देखा, उसे छुआ और मुस्कुराई। पेलिंग कमरे में आया और बताया कि वह कपड़े लाया है। उसने कपड़े वहां रखकर छोड़ दिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ताजे कपड़े लाए हैं। ब्लैक ने कपड़े पहने और एक पल में अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने उन बच्चों को देखा जिनसे गिब्सन ने कक्षा में बात की थी। फिर उसने बुलाया और वह सबके साथ शामिल हो गई। बच्चों ने अभिवादन किया। स्वागत है मिस फेक। गिब्सन ने कहा कि वे उसे दिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है, जिसे वे केपलर के लिए दिखाने को उत्सुक थे। वे खड़े हुए और अपनी आशा और समृद्धि की भूमि पर गाना गाया। जब वे गा रहे थे, मेला भ्रमित नजर से कक्षा में शामिल हुई। जब उसने ब्लैक को देखा तो उसकी उलझन और बढ़ गई। फिर बच्चों ने केपलर के बारे में कुछ सवाल पूछे। बच्चों ने उनका धन्यवाद किया और ब्लैक कक्षा से बाहर चली गई। कमरे में ब्लैक ने नील को देखा। उसने पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं था। उसने बताया कि उसे निजी सबक मिलते हैं। वह कागजी काम कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वह गणित में अच्छी है। उसने उसे परखने के लिए कहा। फिर उसने सवालों के जवाब दिए और बिना देखे जवाब लिखे। फिर नील ने उससे पूछा कि क्या वह एक रहस्य जानना चाहती है। उसने उसे एक छोटे कंटेनर में एक पेड़ दिखाया और कहा कि यह उतना बड़ा हो जाएगा जितना वह है। ब्लैक ने पूछा, किसने सिखाया? उसने कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इंजन रूम के पास केबिन में रहता है और पाइप्स से बात करता है। ब्लैक ने उलझन में कहा, दिखाओ। लेकिन नील ने कहा, मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं है।
ब्लैक ने दीवार से नक्शा लिया और केबिन की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने एक आदमी देखा। कमरे तक पहुंचने से पहले गिब्सन उसके पास आया और झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। ब्लैक ने उदासी से पूछा कि उसके पिता वहां क्यों थे। गिब्सन ने बताया कि विद्रोह मर्ड्स ने नहीं बल्कि उसके पिता ने किया था। ब्लैक ने गुस्से में पूछा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? गिब्सन ने कहा, वह मर्ड महिला से प्यार कर बैठे थे और भूल गए कि किस पक्ष में हैं। ब्लैक ने दरवाजा खोलने को कहा और गिब्सन ने दरवाजा खोल दिया। ब्लैक कमरे में आई। उसके पिता बूढ़े लग रहे थे और उन्होंने उसे गले लगाया। उसने भी उन्हें गले लगाया क्योंकि वे एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। उसने केपलर के बारे में पूछा और बताया कि उसने 15 साल तक उनकी खबर का इंतजार किया। उसने यह जानने के लिए मिशन पर जाने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ। वह रोई और पूछा कि क्या उन्होंने हार मान ली। उसके पिता ने कहा कि उन्हें गलतियों को रोकना था और केपलर को वापस नहीं आना चाहिए था। फिर वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई, भले ही उसके पिता ने पुकारा। ब्लेक और गिब्सन बाहर बात कर रहे थे। हेंडरसन हब की ओर देख रहे थे। उसने बताया कि इसे नष्ट करने की कोशिश की थी पर वे रोकने में सफल रहे। ब्लेक ने कहा कि वह वहां से प्रसारण करेगी। गिब्सन खुश होकर बोला कि वे बायोमीटर ढूंढ लेंगे। हम बायोमीटर ढूंढ लेंगे। ब्लैक, गिब्सन, मुनाय और नील डिनर के लिए बैठे। जैसे ही वे खाने वाले थे, ब्लैक और गिब्सन ने पीना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि यह कई लोगों के लिए है। जब नौकरानी ने उन्हें सूप परोसा तो नील ने पूछा कि वे फिर से सूप क्यों खा रहे हैं। वे मिट्टी की भाषा के बारे में बात करने लगे। गिब्सन ने कहा कि वह उनकी भाषा सीख रहा था और बताया कि उनके पास पानी के लिए 13 शब्द थे। नील ने सही किया, वे 14 थे। गिब्सन ने पूछा कि नील अनुवादक क्यों नहीं बना। नील ने कहा कि वह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था ताकि लोगों की जान बचा सके। गिब्सन ने कहा कि यह सुपर पावर जैसा है। फिर उसने मूनी से कहा कि ब्लैक को कहानी सुनाओ। मूनी ने बताया कि गिब्सन ने कैसे उसकी और बेटे की जिंदगी बदली, सड़क पर खड़े होकर। बात करते हुए मूनी उदास दिखी। जब मछली का गोला मेज पर आया और नील ने हाथों से खाना शुरू किया तो गिब्सन ने चिल्लाया कि सभ्य व्यक्ति की तरह कांटे का उपयोग करो। मेज के चारों ओर सब चौंक गए। अचानक बत्तियां बुझ गईं। गिब्सन ने ब्लैक से कहा कि यह बस एक ब्लैकआउट है। फिर पेलिंग आया और बताया कि वे बायोमीटर खोज रहे थे। वहां घुसपैठ हुई थी। गिब्सन चौंक गया। उसने नील से कहा कि मां के साथ रहे और कमरे को बंद कर दे। जब ब्लैक कमरे में गई, नार्विक पीछे आया और उसे पकड़ लिया। ब्लैक चौंक गई। नार्विक ने पूछा, माला कहाँ है और कहाँ उसे वहां ले चलो। ब्लैक उसे बच्चों के कमरे में ले गई। नार्विक ने ब्लैक के हाथ से रोशनी पकड़ी और मेला को बुलाने लगा। जब वे कमरे में प्रवेश किए, मेला अपनी माँ की आवाज सुनकर जाग गई। फिर पेलिंग और एक अन्य गार्ड आए और नार्विक को मारा। ब्लैक ने मदद की कोशिश की, फिर भी गार्ड्स ने दोनों को चोट पहुंचाई। जब गार्ड्स नार्विक को ले जा रहे थे, उसने ब्लैक के कान में कहा, वे सिर्फ लड़कियों को ले जाते हैं। ब्लैक चौंक गई। मेला की गुड़िया जमीन पर गिर गई। मुनी ने ब्लैक की गर्दन के घाव का इलाज किया। ब्लैक ने पूछा, नार्विक का क्या होगा? मुनी ने कहा, इस पर बात करना ठीक नहीं होगा। फिर गिब्सन आया और माफी मांगी कि उसे इसमें शामिल किया। उसने कहा कि वे उससे नफरत करते हैं। ब्लैक ने कहा कि नार्विक सिर्फ उसकी बेटी चाहता था। गिब्सन ने कहा कि अब वह केपलर की बेटी है। अब वह केपलर की बेटी है। ब्लैक ने गिब्सन से पूछा कि वे लड़कियों को क्यों ले जाते हैं। गिब्सन ने बताया कि उनके घर में महिलाओं की औसत उम्र मध्य 40 के दशक की है। अगर वे अब निकलते हैं तो पहुंचने पर ज्यादातर 50 के दशक में होंगी। अगर उनकी प्रजनन क्षमता बहाल होती है तो उन्हें विविध और सशक्त जीन पूल चाहिए। ब्लैक उदास हुई और पूछा, क्या यही उनका मिशन था? उसने कहा, उनका मिशन था सुनिश्चित करना कि वे खत्म न हो। ब्लैक ने कहा, अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो मानव जाति को उनके बिना भी रहना आ जाएगा। गिब्सन ने कहा, वह अपने पिता जैसी लग रही थी। उसने कहा कि वे उनके जैसे नहीं थे। वे अपने ग्रह को फिर से आबाद कर सकते थे। उनकी स्थिति ने त्वरित उपाय मांगा। उसने पूछा कि क्या कोई विकल्प है और समझाने को कहा। यदि आपके पास कोई विकल्प है तो कृपया मुझे समझाएं। पेलिंग उनके साथ जुड़ गया। बायोमीटर का केस पकड़ते हुए उसने उन्हें बताया कि यह टगबोट पर था। गिब्सन ने कहा कि पेलिंग एक मिट्टी का सही उदाहरण है जिसने यह पता लगा लिया कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब केस खोला, बायोमीटर गायब था। नील मेला की गुड़िया पकड़े बायोमीटर को देखा। वह चमक उठा। उसने गिब्सन को डैडी कहा। गिब्सन ने उस पर चिल्लाया, निराश होकर पूछा कि वह कहाँ है और फिर ब्लैक से कहा कि पेलिंग के साथ ढूंढे। ब्लैक ने नार्विक के बारे में पूछा। गिब्सन ने कहा कि उसे सुबह फांसी होगी और ब्लैक से पूछा कि क्या वह अब भी उनके साथ है। उसने उसे आश्वासन दिया और चली गई। गिब्सन ने पेलिंग से कहा कि उस पर नजर रखे, उसके कमरे में उस पर नजर रखे। ब्लैक ने अपनी केबिन में एक आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो मीला वहां थी। वह परेशान और हैरान दिख रही थी। उसने ब्लैक को गले लगाया। ब्लैक ने उसे बताया कि वह ठीक हो जाएगी और वे उसकी मां को ढूंढ लेंगे। बात करते समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पेलिंग ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा। ब्लैक ने मेला को शांत किया और उसे सोने का नाटक करने के लिए कपड़े बदलवा दिए। उसने दरवाजा खोला। पेलिंग ने कहा, एक लड़की खो गई है, केबिन देखना है। वह अंदर आया, देखा कोई नहीं था। वह बिस्तर पर बैठा और ब्लैक से पूछा, केपलर कैसी दिखती है? फिर उसने उसे बिस्तर पर आने को कहा और चूमने की कोशिश की।
उस समय माइलो उन्हें केबिन की दीवार में एक छेद से देख रहा था और डर के मारे एक आवाज निकाली। पालिंग केबिन की ओर मुड़ा दरवाजा खोलने के लिए। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ब्लैक ने उसे चूमा, फिर उसने उसके मुंह में जहर डाल दिया और वह मर गया। ब्लैक ने मीला को पकड़ा और पेलिंग की बंदूक से कमरे से बाहर निकली। वे गार्ड को पार कर उस कमरे में पहुंची जहां नार्विक था। ब्लैक ने दरवाजा खोला और मीला ने अपनी मां को पुकारा। वे गले मिले। दरवाजा सबके लिए खुला और ब्लैक ने नार्विक को हथियार दिया। वे अपनी बेटियों के पास गए, उन्हें पकड़ा और बाहर चले गए। ब्लैक अपने पिता के स्थान पर गई। उसने उसे फोन किया और पूछा कि क्या हो रहा है। वह उलझन में थी और खिड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वे वहां क्यों जा रहे हैं और बताया कि गिब्सन कभी जहाज नहीं छोड़ता। उन्होंने खिड़की से जहाज को चलते देखा। जैसे ही ब्लैक मुड़ी, उसने मेला की गुड़िया देखी और अपने पिता से पूछा कि यह उसे कैसे मिली। उसने बताया कि नील ने इसे सरप्राइज के लिए भेजा था। उसे एहसास हुआ कि बायोमीटर गुड़िया में छुपा था। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूछा कि वह क्या कह रही है। उसने उसे बताया कि वे यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। उसके पिता ने कहा कि वह गलत थी और समझाया कि गिब्सन के पास प्रमाण था। उन्होंने उसे बताया कि नील ही प्रमाण था। नील एक केपलर था और जो कुछ भी गिब्सन ने उसे बताया था वह झूठ था। उसने कहा कि गिब्सन को रोकना होगा, तुम्हें उसे रोकना है। ब्लैक चली गई। उसने उसे लुइस कहा और कहा कि उसने कभी आखिरी को नहीं छोड़ा। वह मुस्कुराई, मानते हुए कि वे फिर मिलेंगे, और चली गई। मर्ड्स ने घर छोड़ा और नाव की ओर भागे। गिब्सन के लोग गोली चला रहे थे। ब्लैक ने मर्ड्स की रक्षा की और उन्हें नाव पर चढ़ने में मदद की। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी सुरक्षित अंदर हैं, वह उस जहाज की ओर बढ़ी जहां गिब्सन था। वह प्रसारण भेजने की कोशिश कर रहा था। जब ब्लैक पहुंची तो मून और नील भी वहां थे। उसने उसे अपनी बंदूक नीचे रखने को कहा। उसने मना कर दिया। गिब्सन ने नील पर बंदूक तानी, कहते हुए कि नील उसका खून था। मुनाई ने भी कहा कि नील उसका भाई था और गिब्सन से बंदूक छोड़ने को कहा। गिब्सन ने मुनाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, और ब्लैक से बंदूक छोड़ने को कहता रहा। नील रोने लगा, अपनी मां को पुकारते हुए। अंततः ब्लैक ने बंदूक गिरा दी। गिब्सन ने प्रसारण शुरू किया और चिल्लाया कि यह भेजा जा चुका है। ब्लैक ने उसका गला पकड़ लिया और वे दोनों पानी में गिर गए। उसने उसके गले को कसकर पकड़ा ताकि वह उसे रोक न सके। वे दोनों डूब गए। गिब्सन की मृत्यु हो गई, लेकिन मर्ड्स ने ब्लैक को पानी से बचा लिया। नार्विक ने उसे मुंह से मुंह लगाकर पुनर्जीवित किया और वह जाग गई। हर कोई राहत महसूस कर रहा था और खुश था। जब ब्लैक जागी, उसने देखा कि उसके पिता नाव में बैठे उसे देख रहे हैं। वह उनके पास गई। उन्होंने कहा कि नील ने उस पर भरोसा किया था और उससे बात करने को कहा। ब्लैक नील के पास गई और उसे दिखाया जो उसके पिता ने दिया था। उसने कहा कि इसे सावधानी से संभालना चाहिए और अब यह उसकी जिम्मेदारी है। उसने कहा कि उसके पिता ने उसका नाम उनमें से किसी एक पर रखा होगा। तुम्हारा नाम भी उनमें से किसी पर होगा। नील ने पूछा, क्या वे आ रहे हैं? उसने कहा, शायद। उसने पूछा, कितने? और उसने कहा, सभी। उसने पूछा, क्या वे पेड़ लाएंगे? उसने कहा, शायद। मेला और नार्विक उनके साथ हो लिए और सभी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। नाव आगे बढ़ती रही। कई बच्चे दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे